जो एयर में फील्ड लाइंस की संख्या है, अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ जाता है सॉरी, काम जो हमें क्या पता है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर बीच में आ जाता है तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में आने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे पहले एयर जब तो आज का जो हमारा काम है वो चैप्टर नंबर 2 जो 12th क्लास का है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से रिलेटेड काम करना है। पोटेंशियल को वी लेटर से हम लिखते हैं और कैपेसिटेंस को सी लेटर से लिखते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस से एक सवाल आपका आ ही रहा होता है और क्वेश्चन जो है कई बार किससे भी आ जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी आ जाता है, ठीक है। तो आज इन दोनों के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत आएगी तो आप पूछ रहे होंगे, ठीक है। तो कैपेसिटेंस जो है वहां से अगर मैं शुरुआत करूं, क्योंकि ये पोर्शन जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है और अब जो है वो आप पोटेंशियल जानते ही हैं तो वो कोई इश्यू इतना बड़ा है नहीं। तो काम जो है वो किससे रिलेटेड करना है, कैपेसिटेंस, उससे रिलेटेड क्या क्या कंसेप्ट हमारे पास है, क्या क्या फॉर्मूले हैं और फिर क्या क्या सवाल जो है उनके बेसिस पे बनते हैं, ये काम जो है ना वो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को हम सी लेटर से जो है वो लिख रहे होते हैं। और कैपेसिटेंस के बारे में अगर हम बात करें तो एक डिवाइस है जिसको हम नाम देते हैं कैपेसिटर। एक डिवाइस है जिसका नाम क्या है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर जो है वो एक डिवाइस है, या इसको आप कंडेंसर जो है वो भी नाम दे देते हैं, कैपेसिटर कह देते हैं या फिर नाम दे देते हैं कंडेंसर। कैपेसिटर या कंडेंसर क्या होते हैं, एक डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है और जैसे ही जरूरत पड़ेगी सारी एनर्जी एकदम से प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। दो डिवाइस हैं, एक का नाम है बैटरी, एक का नाम है कैपेसिटर। दोनों चार्ज या एनर्जी को स्टोर करते हैं, जैसे ही जरूरत पड़ती है सारी एनर्जी को जो कैपेसिटर है एकदम से सारी एनर्जी को प्रोवाइड कर देगा। बैटरी की बात करूं तो बैटरी क्या करती है, बैटरी उसको कंटिन्यूअसली सुबह से लेकर शाम तक प्रोवाइड कर रही होगी, ठीक है। मतलब कि जो आपकी सैलरी आ रही है उसको आप धीरे धीरे पूरे मंथ में यूज कर रहे हो, वो फंक्शन है बैटरी का। आपने कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई रजिस्ट्री है, कोई शादी है, उसमें सारी सेविंग एकदम से इस्तेमाल कर ली, वो चीज जो है वो किसका काम है, कैपेसिटर का। एनर्जी को स्टोर करके रखेगा, जैसे ही एनर्जी की जरूरत पड़ेगी सारी एनर्जी एकदम से प्रोवाइड कर देगा। वो डिवाइस जो है वो क्या है, कंडेंसर है या कैपेसिटर है। डिवाइस यूज्ड टू स्टोर, डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज और एनर्जी। एक डिवाइस है जो एनर्जी या चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। डिवाइस यूज टू स्टोर चार्ज और एनर्जी एंड प्रोवाइड इट इंस्टेंटेनियसली, एंड प्रोवाइड इट इंस्टेंटेनियसली। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। ध्यान से समझेंगे कि चीजें जो है वो आपके पास क्या कुछ है, कि एनर्जी को एकदम से जो प्रोवाइड कर दे, इकट्ठा एकदम से प्रोवाइड कर दे, उस डिवाइस का नाम जो है वो कैपेसिटर है, जिसको हम नाम क्या देते हैं, कंडेंसर नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम काम करना चाहें तो यहाँ पे चीजें जो है वो आपके पास क्या है, प्रिंसिपल, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका प्रिंसिपल जो है वो क्या होगा। इसका प्रिंसिपल क्या होगा कि सर आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज अगर देते हैं तो चार्ज के देने से उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगा। क्या मतलब है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इस तरीके से काम जो है ना वो आपके पास है। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक वर्ड आएगा C। C जो है वो हमारे पास क्या है, C है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को आप नाम देते हैं कैपेसिटर। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको हम नाम क्या देते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर नाम देते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है, ठीक है। कि हमें क्या पता है, हमें पता है कि जितना ज्यादा चार्ज दिया जाएगा उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है। फोन को चार्जिंग पे लगा दिया, जितना ज्यादा फोन को चार्ज करूंगा उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल, उतना उसका काम करने की क्षमता जो है वो बढ़ती चली जाती है। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए वर्ड आएगा सी। सी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर जो है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमें पता है कि Q बराबर है CV के। ये काम मैंने कर लिया। अब C के बारे में अगर मैं बात करना चाहूंगा तो C का फॉर्मूला आ गया Q डिवाइडेड बाई V। Q चार्ज जो है सर वो किस में होता है, कूलम में होता है। V जो है वो वोल्ट हमारे पास है। पोटेंशियल जो है वो वोल्ट में होता है। और कूलम पर वोल्ट को अगर मैं नाम दे दूं तो कूलम पर वोल्ट जो है सर वो फैराड कहलाता है, ठीक है। आपने जो नाम दिया वो क्या नाम दिया, Q डिवाइडेड बाई V। Q जो है वो चार्ज कूलम में है, V पोटेंशियल जो है वो वोल्ट में है, और कूलम पर वोल्ट को मैं जो नाम देता हूं वो नाम क्या है, फैराड हमारे पास। इस तरीके से चीजें जो है वो आपने बना ली। Q पता चल गया, इस तरीके से बातें जो है वो हमें पता है। फिर अगर हम काम करना चाहेंगे कूलम, कूलम के बारे में अगर मैं बात करूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, AT होता है।
कूलम का तो डायमेंशनल फॉर्मूला 80 है। वोल्ट, वोल्ट का क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज से निकाल लेंगे, ठीक है। कूलम जो है वो तो 80 होता है, वोल्ट, वोल्ट की बात करेंगे तो वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। तो ये जो काम है सर ये हमारे पास क्या बन गया, 80 बन गया वर्क डन। वर्क डन को अगर मैं लिखूं तो वर्क डन क्या है, m1L2T-2। ये जो वर्ड है ये हमारे पास क्या हो गया, वर्क डन हो गया। चार्ज को दोबारा से लिखता हूं तो चार्ज जो है वो क्या बन जाएगा, 80 हमारे पास। इसको ऊपर भेजूंगा तो ये कंसेप्ट जो है वो क्या बन जाएगा, यहां से इसको सोल्व करेंगे तो पहले इसको a²T² लिख लेता हूं, ऊपर भेज के इसको अगर बनाना चाहूंगा तो ये काम जो है वो हमारे पास क्या है, m1L2T-2। ये काम हमने कर लिया। इसको ऊपर भेजेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर, ये m-1 हो जाएगा, l ऊपर जाएगा तो l-2 हो जाएगा, t ऊपर जाएगा t की पावर 4 और a ऊपर तो है ही, तो a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हमारे पास। m-1 l-2 t की पावर 4 और a की पावर कितनी है, 2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ये इसकी SI यूनिट बन गई, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इस तरीके से चीजें जो है वो हमें पता चल गई हैं, ठीक है। अब फैराड जो है वो कोई छोटी मोटी यूनिट नहीं है। इस बात को अगर हम पता लगाना चाहें तो कैसे करते हैं, हम काम करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है और उस स्फेरिकल कंडक्टर के लिए काम करना है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होगा, ये काम आपने करना है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ये चीजें जो है वो आपने बनानी है, किस तरीके से काम चल रहा होगा उस पर ध्यान देंगे। कि डाटा जो है सर वो आपके पास क्या है, एक कैपेसिटर है, स्फेरिकल उसकी शेप है, रेडियस उसकी किसके बराबर है, आर के बराबर है। इसके कैपेसिटेंस के बारे में बात करनी है तो हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है कि कैपेसिटेंस बराबर होता है Q डिवाइडेड बाई V के। कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाई V। Q को आपने Q लिखा, एक स्फेरिकल कैपेसिटर का पोटेंशियल, स्फेरिकल कैपेसिटर का पोटेंशियल किसके बराबर होता है, KQ डिवाइडेड बाई R के बराबर है। इसका पोटेंशियल अगर बताना है तो इसका पोटेंशियल जो है वो कितना है, KQ डिवाइडेड बाई R। Q से सर क्या हो जाएगा, Q कैंसिल, ये क्या बन जाएगा, R डिवाइडेड बाई K हमारे पास बना, ये क्या बन जाएगा, R डिवाइडेड बाई K। R को R लिखा, K की जो वैल्यू है सर, K की वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये काम बना, इसको ऊपर भेजूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में कितना हो जाएगा, R। इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपने बनानी है। कि पोटेंशियल के बारे में अगर हम बात करें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ बाई R होता है। इसको कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी पढ़ा, क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई V। Q की जगह Q है, V की जगह कितना है, KQ डिवाइडेड बाई R। Q से Q गया, R डिवाइडेड बाई K। K की वैल्यू कितनी है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ऊपर भेजूंगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। ये वैल्यू जो है ना वो हमारे पास आ गई कि कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में कितना है, R। इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपने बना ली। ये वैल्यू जो है वो किसकी आ गई, कैपेसिटेंस की। इस तरीके से काम हमारे पास चल गया। अब अगला जो प्रोग्राम है उसको अगर हम देखें तो कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ती चली जाएगी, कैपेसिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ये बात जो है वो यहां से देखी गई। लेकिन जब हम अर्थ जितने बड़े कैपेसिटर के लिए बात करते हैं, जब हमने काम करा किसके लिए, अर्थ के लिए, अर्थ के लिए जब हम बात करते हैं तो अर्थ के लिए जो ये रेडियस है, अर्थ के लिए रेडियस होती है कितनी, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर रेडियस है, ठीक है। अर्थ के लिए जो रेडियस है वो कितनी है, 6400 किलोमीटर है। तो जब ये कैपेसिटेंस के बारे में बात हुई तो फॉर्मूला कितना था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में कितना था, R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 1 बाई 9 इंटू 10⁻⁹। ये वैल्यू तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की है। R रेडियस ऑफ अर्थ के लिए जब काम करा गया तो 6400 किलोमीटर अगर है तो 10 की पावर कितना हो गया, 3। इस वैल्यू को जब सोल्व करा गया तो ये आंसर आया 711 माइक्रो फेरेड। कि जो आंसर है सर वो किसके बराबर है, 711 माइक्रो फेरेड के बराबर है। ये काम जो है वो आपने देखा। कैपेसिटी बतानी है तो Q डिवाइडेड बाई V, यहां से सोल्व करा, इस तरीके से काम बनाया। तो अर्थ जितने बड़े कैपेसिटर को भी जब देखा गया तो कैपेसिटी बहुत छोटी सी आई, ठीक है। इसका मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर जो हैं उनमें कुछ कमियां हैं, जो उनकी लिमिटेशंस पता लगाई गई। पहले तो साइंटिस्ट खुश हुए कि भाई एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो एनर्जी को एकदम से प्रोवाइड कर रहा होगा, लेकिन उसमें फिर क्या पाई, कुछ कमियां पाई। कमियां क्या पाई सर, नंबर 1 तो कैपेसिटी स्मॉल है, कि अर्थ जितना बड़ा कैपेसिटर है तब भी कैपेसिटी कितनी आ रही है, बहुत छोटी सी आ रही है। दूसरी बात, क्योंकि ये जो है यहां से पॉजिटिव चार्ज कहां तक, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे फील्ड कहां तक फैल रहा होगा, इनफाइनाइट तक फैला हुआ होगा। इससे जो फील्ड है वो कहां तक फैला हुआ है, इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। मतलब कि ये जो कैपेसिटी है, पहली बात तो कैपेसिटी बहुत कम है,
दूसरी बात, ये फील्ड लाइंस तो कहां तक जा रही होंगी, इनफाइनाइट तक, मतलब वो बिखरे हुए फॉर्मेट में है। और अगर वो बिखरे हुए फॉर्मेट में है तो ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहां तक डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, अप टू इनफाइनाइट आपने इसको फैला रखा है। देखो चीजें जो है वो क्या हो रही हैं, साइंटिस्ट खुश हुए कि एक नया डिवाइस बनाया है, और वो डिवाइस क्या काम कर रहा है, डिवाइस काम कर रहा है कि वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है, जैसे ही जरूरत पड़ी उसको एकदम से प्रोवाइड कर रहा है। मतलब होली वाले दिन तुम्हें बहुत सारे पानी की जरूरत है, तुमने उसको क्या करके रख लिया, स्टोर करके रख लिया, जैसे ही जरूरत पड़ी आपने सारा जो है वो एकदम से डाल दिया। लेकिन यहाँ पे जब वो डिवाइस बन के आया है तो क्या देखा गया, उसकी कैपेसिटी बहुत स्मॉल सी है। एक्सपेक्टेशन क्या थी, ड्रम भर के पानी मिल रहा है, मिला क्या, एक ढक्कन पे पानी मिला, बहुत मिनिमम सी जो कैपेसिटी है वो अवेलेबल है। और वो पानी भी कहाँ फैला पड़ा है, पूरे फर्श पे फैला दिया, तो उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। यही काम जो है वो चलता है, कोई भी डिवाइस जब बनता है तो उसके अंदर कुछ कमियां देखी जाती हैं, वो कमियां ही हैं, उन कमियों पे काम होगा, आपका काम जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर जो है वो हमने पढ़ा, और स्फेरिकल कैपेसिटर का हमने फॉर्मूला पढ़ा कि कैपेसिटी क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। बड़ी खुशी हुई जान के कि जितनी बड़ी रेडियस होगी उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी, लेकिन दिक्कत कहां आ जाती है, जब अर्थ के लिए ये डाटा कैलकुलेट करा गया तो ये कैपेसिटी जो है वो बहुत छोटी सी, बहुत माइनर सा आंसर जो है वो आ रही थी, जो कि कितना था, 711 माइक्रोफेरेड। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करा। अब इसकी कमी को ठीक करने के लिए ये जो कमियां आई हैं, ये कमियां जो है वो क्या आई थी सर, एक तो कैपेसिटी बहुत स्मॉल है, दूसरी जो बात है सर ये जो है ये इनफाइनाइट तक एनर्जी फैली पड़ी है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बारे में फिर काम जो है वो शुरू करा गया कि स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी तो बहुत छोटी है, और उस कैपेसिटी को अगर इंप्रूव करना है तो एक नया डिवाइस जो है वो बनाया गया, और उस नए डिवाइस को जो नाम दिया गया वो था स्फेरिकल कैपेसिटर की बजाय अब हम यूज करना शुरू करते हैं किसको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर मैं बात करता हूं तो इस तरीके से एक जो है ये हमारे पास अपर प्लेट है, ठीक है, उसी के साथ अगर हम चर्चा करें तो अगला जो काम है ये हमारे पास क्या है, लोअर प्लेट है। ठीक है, एक जो प्लेट है ये अपर प्लेट है, जिसमें अगर मैं बात करता हूं तो ये वाला चार्ज जो है, इस पे जो चार्ज दिया गया ये पॉजिटिव वाला चार्ज अवेलेबल है। ये दूसरे वाली जो प्लेट है इस पे अगर मैं बात करता हूं तो सर ये जो प्लेट है ये कौन सा है, नेगेटिव वाला चार्ज है। ठीक है, एक प्लेट जो है जिसको अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से इसका जो ये एरिया होगा, इस तरीके से जो इसका एरिया है सर वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो ये सेपरेशन है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो ये सेपरेशन है सर ये किसके बराबर है, डी के बराबर है। ठीक है, आपने दो प्लेट ली, आमने सामने उन प्लेट्स को रख दिया, प्लेट का एरिया जो है सर वो कितना है, ए, इन दोनों प्लेट्स में सेपरेशन जो है वो कितना है, डी। ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। अब हमें क्या पता है, हम ये जानते हैं कि फील्ड जो है वो पॉजिटिव से शुरू होकर कहाँ खत्म हो जाएगा, नेगेटिव पे। तो वो जो सेकंड वाली कमी थी कि इनफाइनाइट तक फील्ड फैला पड़ा है वो तो ठीक हो गई है, क्योंकि अब जो फील्ड है वो कहाँ है, अब फील्ड दोनों प्लेट्स के जस्ट बीच में है, और इन दोनों प्लेट के बीच में जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा भी है कि फील्ड जो है वो अब इन दोनों प्लेट्स के जस्ट बीच में है। थोड़ा सा एक्सप्रेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि जब ये चीजें जो हैं वो आजकल बीच में से पूछी जाने लगी हैं। ठीक है, तो काम हम जो जानते हैं सर वो क्या जानते हैं, सबसे पहला काम कैपेसिटर का कोई भी चीजें अगर होंगी तो Q इज इक्वल टू सी वी तो आपने लगाना ही लगाना है। ठीक है, कि हमें जो पता है, हम सर क्या जानते हैं, चार्ज, चार्ज किसके बराबर होगा, चार्ज बराबर होगा Q इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई वी। अब CV जो हमारे पास है V, पोटेंशियल को हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सर उसको हम लिखते हैं सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, D। तो Q किसके बराबर है, CV के। पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखूं तो सिग्मा डिवाइडेड बाई कितना है, एप्सिलॉन नॉट। इस सिग्मा को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो सिग्मा को मैं लिखूंगा चार्ज अपॉन एरिया इनटू में एप्सिलॉन नॉट, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, डी। और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू बराबर है Q के। Q इज इक्वल टू CV पता है, V पोटेंशियल है तो उसको क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या लिख दिया, चार्ज अपॉन एरिया करके लिख दिया। चार्ज से सर चार्ज कट जाएगा, C के बारे में कैपेसिटी की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, D हमारे पास। ठीक है, इसको कैपेसिटी को अगर लिखा जाएगा तो कैपेसिटी जो है वो किसके बराबर है, कैपेसिटी बराबर है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D के। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। अब कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, बात नंबर 1।
बात नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्या है कि कैपेसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। ठीक है, अब जो हमें पता चला कि एरिया के बढ़ाने से कैपेसिटी बढ़ जाती है, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन घटाओगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और किसका फंक्शन है ये फंक्शन है सर एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट का क्या मतलब है, मीडियम का फंक्शन है। तो 3 फैक्टर्स पे हमारी कैपेसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है। इन फैक्टर्स को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारी कैपेसिटी बदल जाती है। कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं एरिया के बढ़ाने से, कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं डिस्टेंस को कम करके, और कैपेसिटी चेंज कर सकते हैं किसकी हेल्प से, मीडियम की हेल्प से। ये बात पता चल गई। अगली जो बात है, पॉजिटिव से शुरू करके कहां खत्म हो रहा है, नेगेटिव पे। पॉजिटिव से शुरू के कहां, नेगेटिव पे जाके खत्म हो रहा है। इस तरीके से अगर वैल्यूज बन रही हैं तो सर ये जो काम है ये किसका है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है। उसका बेटर वर्जन है स्फेरिकल वाले का। ठीक है, अब मीडियम के बदलने से किस तरीके से फील्ड बदल जाता है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी के बारे में हम बात करेंगे। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो स्पेस है विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन, बिटवीन बीच में जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है ना वो आपने डाल दिया। काम जो वो क्या कर दिया कि ये इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है बीच में आ गई है, तो उस टाइम पे कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगी, ये आपका काम है। क्योंकि आपने अभी पढ़ा क्या कि मीडियम के बदलने से कैपेसिटी बदल जाती है। कैसे बदल जाती है वो हमने जानना है। तो चीजें जो है आपके पास क्या कुछ बनेंगी, सुने ध्यान से। इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये अपर वाली प्लेट है, ये जो है सर ये हमारे पास क्या है, लोअर वाली प्लेट है। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर मैं किसको रख दूं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने इस तरीके से एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है ना उसको भर दिया है। ठीक है, ये वाली जो प्लेट है ये हमारी पॉजिटिव वाली प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है ये हमारी कौन सी है, नेगेटिव वाली प्लेट है। और ये जो है बीच में एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट आ गई है, और उस डाइलेक्ट्रिक प्लेट की जो थिकनेस है, डाइलेक्ट्रिक प्लेट की जो थिकनेस है सर वो स्मॉल टी है। और अगर मैं यहाँ पे ये बात करता हूं तो ये इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है सर वो किसके बराबर है, डी के बराबर है। इनके बीच का सेपरेशन कैपिटल डी है, वो कितना है, टी। ये कितना है, के। ये पॉजिटिव प्लेट और ये कैसी है, नेगेटिव प्लेट। अब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या कहती है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या कहती है कि मैं फील्ड लाइंस की संख्या को कम कर दूंगी। जो एयर में फील्ड लाइंस की संख्या है, अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ जाता सॉरी, काम जो वो हमें क्या पता है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर बीच में आ जाता है तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में आने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यहां पे पहले एयर जब थी तो सारी फील्ड लाइंस नीचे जा रही थी, लेकिन अब जो है स्लैब के आने की वजह से, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की संख्या जो है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये काम जो है ना वो हमने करना है। तो यहाँ पे अगर मैं संख्या देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई बाई के, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर है, ई के बराबर है। ठीक है, जहां पे एयर वाला स्पेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, जहां डाइलेक्ट्रिक वाला स्पेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कम। तो मैं और तुम क्या जानते हैं सर, हम जानते हैं कि Q बराबर है CV के। Q इज इक्वल टू CV है। अगले वाले पॉइंट पे अगर मैं लिखता हूं तो V को क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है E बाई के, और E बाई के वाला जो फील्ड है वो कहां, कितने रीजन में है, T में। E बाई के वाला जो है वो कितने रीजन में अवेलेबल है, T में। प्लस अगला जो काम है वो हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, और वो कितने रीजन में अवेलेबल है, D माइनस टी में अवेलेबल है। ठीक है, कि अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है, E बाई के, और E बाई के वाला फील्ड कितने रीजन में है, T में। E जो फील्ड है वो कितने में अवेलेबल है, D माइनस टी में अवेलेबल है। इस तरीके से काम कर लिया। तो Q इज इक्वल टू सी, E जो है वो सर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो E कॉमन आ जाएगा। क्या बच गया हमारे पास, D माइनस टी और प्लस कितना हो गया, T डिवाइडेड बाई के। इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपने करनी है। E दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ D माइनस टी और यहाँ पे क्या रह गया, T डिवाइडेड बाई के। ये काम करा तो Q इज इक्वल टू सी। इलेक्ट्रिक फील्ड को दोबारा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में D माइनस टी और प्लस में कितना, T डिवाइडेड बाई के। इस तरीके से प्रोजेक्ट कर लिया। अब सिग्मा जो है सर उसको लिखना चाहिए तो सिग्मा को लिखते हैं Q डिवाइडेड बाई ए, इनटू में एप्सिलॉन नॉट, इनटू में D माइनस टी और प्लस कितना, T डिवाइडेड बाई के। इस तरीके से काम आपने कर लिया। Q से सर Q कैंसिल हो जाएगा। इस C के बारे में अगर बात करोगे, C की बात करोगे तो C जो है वो इस तरफ आएगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई
डी माइनस टी और प्लस कितना टी डिवाइडेड बाई के। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। ठीक है, ये बातें जो है वो आपको पता हो कि हमें क्या फॉर्मूला पता है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर से पता है कि Q इज इक्वल टू CV है। पोटेंशियल का फॉर्मूला E बाई के, इनटू में थिकनेस कितनी है T, E वाला जो है वो कितने में है D माइनस टी। यहां से इसको सोल्व कर लिया तो ये A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस T बाई के। एक स्पेशल केस कर लिया, और स्पेशल केस क्या है, जब D जो है वो किसके बराबर है T के, कि जब ये पूरी की पूरी स्लैब इस पूरे स्पेस को घेर ले, उस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा D माइनस टी की जगह D प्लस D डिवाइडेड बाई के हमारे पास। D से सर D कट जाएगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाई कितना हो गया D, और A एप्सिलॉन नॉट बाई D जो है वो किसके बराबर है C के बराबर। तो आंसर कितना आ गया KC बराबर आ गया, कि कैपेसिटी K टाइम्स हो जाती है। कैपेसिटी K टाइम्स हो जाएगी कब, जब ये पूरा का पूरा स्पेस किससे भर दिया जाएगा, पूरा का पूरा स्पेस जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर दिया जाएगा। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। ठीक है, अब एक तो स्लैब जो है वो मीडियम बदल के क्या रखा गया था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो आई थी। अब बीच में जो स्लैब है उसको मान लो हम रख देते हैं कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब के बारे में खास बात जो पता है कि अगर अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, कंडक्टिंग स्लैब के बारे में काम करूं, तो कंडक्टिंग स्लैब वाली चीजें जो है वो क्या होंगी। हम क्या जानते हैं कि कंडक्टिंग स्लैब में अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ये काम जो है ना वो हमने करना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, इस पे ध्यान देंगे। कंडक्टिंग स्लैब में हमें पता है कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ये इस तरीके से दो स्लैब जो हैं ये हमारे पास क्या है, ये तो प्लेट्स होगी दो, जिसमें अगर मैं बात करता हूं तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव है और ये वाली प्लेट कैसी है, नेगेटिव। नेक्स्ट जो काम करना है वो हमने क्या करना है, नेक्स्ट काम करना है सर इस तरीके से कंडक्टिंग स्लैब जो है ना वो बीच में आ गई। कंडक्टिंग स्लैब बीच में अगर आ गई है तो काम जो वो क्या करना है, इस तरीके से चीजें जो है वो आपके पास अवेलेबल हैं। ये जो सेपरेशन है सर, सेपरेशन किसके बराबर है, D के बराबर। ये जो थिकनेस है इसकी, ये थिकनेस जो है वो किसके बराबर है, T के बराबर। कंडक्टिंग स्लैब अगर है तो कंडक्टिंग स्लैब के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सर वो किसके बराबर है, 0। ये कंडक्टिंग स्लैब है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये जो सेपरेशन है ये D है, ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, T के बराबर। ठीक है, ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव वाली प्लेट है, ये नेगेटिव वाली है। अब अंदर क्योंकि ये जो है ये तो कंडक्टिंग प्लेट है, तो अंदर तो फील्ड कितना हो जाएगा, 0। फील्ड बस इस वाले रीजन में जो है वो अवेलेबल रहेगा, क्योंकि कंडक्टिंग स्लैब जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर होती है। तो इस तरीके से काम रहेगा। इसमें अगर मैं काम करूंगा तो चीजें क्या पता है कि Q इज इक्वल टू किसके बराबर है, CV के। C को C लिखा, V को मैं क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E। बस वो अब कितने ही रीजन में अवेलेबल है सर, वो अवेलेबल है D माइनस टी वाले रीजन में। ठीक है, कि यहाँ पे अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, ये थिकनेस T है, वो जो डिस्टेंस है वो कितना है, D। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि 0 है, और क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो अब सिर्फ इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में फील्ड है, और इस वाले रीजन में और इसमें फील्ड जो है वो कितना है, E, जो कि कितने स्पेस पे अवेलेबल है, जो कि अवेलेबल है D माइनस टी में। अब अगला जो काम है वो क्या करना है, Q इज इक्वल टू C। E को मैं अगर लिखना चाहूं तो E को हम यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या लिखते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो वैल्यू है ये कितनी होगी, D माइनस टी। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो Q इज इक्वल टू C सिग्मा, सिग्मा को अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया इनटू में एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या वर्ड हो जाएगा, D माइनस का T हमारे पास। ठीक है, Q से सर Q कैंसिल हो जाएगा। C के बारे में बात करूंगा तो A एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और डिवाइडेड बाई जो ये डिस्टेंस है सर वो कितना हो गया, D माइनस का T हमारे पास। ये काम कर लिया। अब स्पेशल केस इसमें अगर मैं करूं तो स्पेशल केस जो है सर वो क्या हो जाएगा, जब थिकनेस जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, D के बराबर। जब T बराबर हो जाए D के, और जब T D के बराबर हो जाएगा तो ये काम क्या बन जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस टी की जगह D कर दिया, D माइनस डी करा 0, समथिंग बाई 0 कितना है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट कैपेसिटी जो है वो आपको मिल रही होगी। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। एक कंडक्टिंग स्लैब के लिए बात करी, और कंडक्टिंग स्लैब के लिए डाटा जो है सर वो कुछ इस तरीके से हमारा बन जाता है। ठीक है, ये हमने देखा कि हाउ कैन वी इंप्रूव द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बीच में डाल दूं तो किस तरीके से कैपेसिटीज इंप्रूव हो जाती हैं, वो चीज जो है वो आपने जान ली। इस तरीके से काम कर लिया। अब नेक्स्ट जो काम है उस पर अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर।
एनर्जी ये इंडक्टर की तो हमने पता कर ली थी लास्ट टाइम पे। अब कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसको अगर जानना चाहें तो कैसे करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला यू से लिखा जाता है और इसको हम लिखते हैं हाफ सी वी का स्क्वायर। हाफ तो हाफ ही है, सी का मतलब कैपेसिटेंस है, वी का मतलब क्या है, पोटेंशियल यहाँ पे है। अब इसके और फॉर्मूले अगर मैं बनाना चाहूं तो यू का फॉर्मूला क्या है, हाफ सी वी का स्क्वायर। सी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और सी से ही आपने डिवाइड कर दिया। हाफ सी वी स्क्वायर था, सी से मल्टीप्लाई सी से डिवाइड, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना, 2c। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cv का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2c। इस तरीके से काम जो है ना वो कर लिया कि काम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो है उसका फॉर्मूला है हाफ cv का स्क्वायर, मैंने c से मल्टीप्लाई कर लिया, c से डिवाइड करा तो c स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, जिसको cv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c लिख दिया। cv जो है वो किसके बराबर है, q, तो q स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2c हमारे पास। ठीक है, एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या होगी, q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। नेक्स्ट जो प्रोसेस है सर वो क्या हो सकती है, अगला जो काम है हाफ cv का स्क्वायर था तो v स्क्वायर को v मल्टीप्लाई बाई v लिख लिया, तो ये cv जो है इस cv को अगर लिखेंगे तो ये q बन जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ इंटू q मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, v। तो ये चीजें जो है ना वो आपके पास बन रही होंगी। एक फॉर्मूला हाफ cv का स्क्वायर है, एक जो फॉर्मूला है सर वो हमारे पास क्या है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, और एक फॉर्मूला जो है वो क्या है, हाफ क्यू मल्टीप्लाई बाई वी। हाफ सी वी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर बाई 2c है, हाफ क्यू वी, ये तीन फॉर्मूले जो है वो यहाँ पे बनते हैं। एक बात जो हम जानते हैं कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है सर वो स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में। इंडक्टर में जो स्टोर होती है, इंडक्टर में स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेट में। कैपेसिटर में जो स्टोर होती है वो किसके फॉर्मेट में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में। और यहां पे अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करता हूं, यहां पे काम करूं मैं किसके बारे में, एनर्जी डेंसिटी के बारे में, तो जहां पे भी डेंसिटी वर्ड लगता है, डेंसिटी लगता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो एनर्जी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास है। एनर्जी बाई वॉल्यूम जो है वो हमारे पास नाम है। एनर्जी बाई वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं तो एनर्जी बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट और इनटू में कितना, ई का स्क्वायर। ठीक है, कि अगर मैं बात करूं एनर्जी डेंसिटी, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी बाई वॉल्यूम को सोल्व करा तो आंसर आया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ये काम जो है ना वो हमने करना है। कोई दिक्कत इतने काम में अगर आ रही है तो उसको पूछ लेंगे। ठीक है, ये काम डन है। फिर हमने एक बात जो यहाँ पे पढ़ी है वो क्या पढ़ी है कि अगर पूरे का पूरा स्पेस किससे भर दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब से, तो हमारी कैपेसिटी के टाइम्स हो जाती है। तो ये सवाल कई बार पूछे जाते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बीच में डाल दिया, एक बार आपने बैटरी से कनेक्ट कर रखा था, एक बार बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो उस टाइम पे चीजें जो हैं वो कुछ कैसे बनती हैं वो आप लोग देखेंगे। ठीक है, कि आपने पूरा का पूरा स्पेस जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर दिया है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है सर उसको क्या कर दिया गया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है सर वो क्या कर दी गई है, इंसर्ट कर दी गई है। और जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करा है तो एक बार जो काम है वो हमारे पास क्या है, एक बार काम है कि बैटरी इज कनेक्टेड, एक बार काम क्या है कि बैटरी जो है उसको क्या करके रखा गया है, कनेक्ट करके रखा गया है। और एक बार जो बैटरी है उसको क्या कर दिया गया है, डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। बैटरी इज कनेक्टेड और एक बार जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, कि बैटरी को कनेक्ट करके रखा गया और एक बार जो नाम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपके पास है। एक बार बैटरी को कनेक्ट करा गया है, एक बार बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो चीजें जो है वो कैसे चल रही होंगी इस बात को आप लोग जो है वो देख रहे होंगे। ठीक है, बैटरी को कनेक्ट करा गया, एक बार बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो चीजें जो है वो क्या बनेंगी, सुनेंगे ध्यान से कि सर कैपेसिटी तो बढ़नी ही बढ़नी है। कैपेसिटी तो जब भी पूरी की पूरी स्लैब आएगी तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से जब उसको भरा जाएगा तो कैपेसिटी तो बढ़ ही जाएगी, और कैपेसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, के टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, पहले जो कैपेसिटी है वो सी थी, तो अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से हमारी कैपेसिटी बढ़ती है, चाहे बैटरी कनेक्ट रखो चाहे बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो। अब बैटरी जो सोर्स होती है, बैटरी सोर्स होती है पोटेंशियल का, और बैटरी से लगाए रखा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम रहेगा।
पोटेंशियल की ही प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पोटेंशियल सेम रहा तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट जो काम है सर वो अब हम किसके बारे में बात करें, नया चार्ज। नया चार्ज क्या होगा, नया चार्ज होगा नई कैपेसिटी नया पोटेंशियल। नई कैपेसिटी कितनी है, Kc, नया पोटेंशियल कितना है V, तो हमारा चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा K टाइम्स। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, बैटरी से कनेक्ट करके रखेंगे तो हमारा चार्ज जो है सर वो भी इंक्रीज कर जाता है। और अगर मैं बात करता हूं एनर्जी के बारे में, तो एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ सी की जगह सी डैश वी डैश का स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना वो बन जाएगा कि नई एनर्जी क्या होगी, तो नई एनर्जी होगी हाफ सी वी का स्क्वायर। तो हाफ की जगह हाफ सी डैश वी डैश का स्क्वायर, ये कर लिया हाफ सी डैश की जगह कितना है के सी और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया वी स्क्वायर। तो के बाहर आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हाफ सी वी का स्क्वायर। तो नई जो एनर्जी है सर वो क्या हो जाएगी के टाइम्स हो जाएगी, एनर्जी भी के टाइम्स हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, आपका चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा, पोटेंशियल जो है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों पैरामीटर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल तो सेम रहते हैं, कैपेसिटी, चार्ज और हमारी जो एनर्जी है ये तीन पैरामीटर्स क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। ये काम जो है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो काम है, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो अब जो है सर वो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो पोटेंशियल घट जाएगा, पोटेंशियल घट के कितना V बाई के। अगला जो काम है सर वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की प्रॉपर्टी है, तो वो भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा E बाई के। सेम जो काम है वो हमने किसके लिए करना है, चार्ज के लिए। तो चार्ज का फॉर्मूला सी डैश इंटू में कितना V डैश, इस तरीके से काम बनेगा। सी डैश को अगर मैं लिखता हूं तो क्या लिखा गया के सी, V डैश को लिखना है तो वो क्या हो गया V डिवाइडेड बाई के। के से सर के कट जाएगा तो आंसर जो है वो कितना बन गया सीवी तो ओरिजिनल चार्ज था, तो सीवी जो है वो किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। ये काम हमने कर लिया। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, एनर्जी के बारे में बात करूं तो एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला लगा लिया मान लो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। तो चार्ज तो सर सेम ही रहा है, कैपेसिटी बढ़ गई है, के टाइम्स हो गई है, तो एनर्जी जो है सर वो क्या हो जाएगी यू डिवाइडेड बाई के। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। एनर्जी कम हो जाएगी, चार्ज सेम रहेगा, ये कैपेसिटी तो क्या कर गई है इंक्रीज, ये दोनों फैक्टर क्या कर गए हैं डिक्रीज, ये भी फैक्टर क्या कर गया एनर्जी वाला भी डिक्रीज, और चार्ज जो है सर वो क्या रहा है सेम रहा है। इस तरीके से बातें जो हैं वो हमने करी हैं। ये कंसेप्ट्स, ये बातें जो हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसको उतारें एक बार अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट काम है काफी। इसके बाद आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या मतलब है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब है सर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो क्या कुछ रहेगा उस पर ध्यान देंगे कि बहुत सारे कैपेसिटर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। बहुत सारे कैपेसिटर्स में अगर मैं बात करता हूं तो बहुत सारे कैपेसिटर्स में कॉम्बिनेशन जो है वो बनाया गया है। एक बार का जो कॉम्बिनेशन है सर वो हमारे पास क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक बार का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक बार जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है सीरीज है, और एक बार जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है पैरेलल। ये दो काम जो है ना वो हमने करने हैं। ठीक है, एक सीरीज नाम है और एक जो नाम है वो क्या है पैरेलल। आपने इन दोनों के बारे में चर्चा जो है ना वो करनी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने बताना है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, एक बार नाम सीरीज और एक बार जो नाम है वो क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। चीजें कैसे चल रही होंगी ध्यान से समझें। कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है कब, ये कैपेसिटर जो है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इस तरीके से हमने दिखाया। कैसे होता है कि ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक नेगेटिव वाली पॉजिटिव से कनेक्ट है, फिर नेगेटिव वाली किससे कनेक्ट है पॉजिटिव से, नेगेटिव वाली किससे कनेक्ट है पॉजिटिव से। ये नाम जो ये क्या हो गया C1, ये वाला नाम जो ये क्या हो गया C2, और ये वाला नाम जो ये क्या हो गया C3। इस तरीके से काम जो है वो हमने कर लिया। कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। कब कहा जाता है, जब एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, ऐसे करके कनेक्टेड होंगे तो चीजें जो है ये बन जाती है हमारी। फिर जो काम है वो हमने क्या करना है, इस सीरीज कॉम्बिनेशन कहा गया। तो यहाँ पे 1/c इक्विवेलेंट जो है कैसे निकाला जाता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, सीरीज में लगाने से कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज कर जाता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। अब अगला जो कॉम्बिनेशन है उस पर अगर हम काम करेंगे
तो यहाँ पे कैपेसिटी जो है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। सी इक्विवेलेंट जो है, जो सी स्मॉलेस्ट है, जो सबसे छोटा कैपेसिटर है, हमारा आंसर उससे भी छोटा आता है। ठीक है, ये बात जो है वो आपको पता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है, एन कैपेसिटर्स के लिए अगर इस आंसर को निकाल लेते हैं तो सी इक्विवेलेंट फॉर आइडेंटिकल एन कैपेसिटर्स, तो ये आंसर कितना हो जाता है, सी डिवाइडेड बाई एन के बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम चलें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चीजें जो है वो कैसे चलती हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जिसमें ये C1 है, ये C2 है और ये नाम क्या दे दिया, C3। ठीक है, अब ये वाली पॉजिटिव वाली घूम के किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। ये पॉजिटिव वाली किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। ऐसे ही ये नेगेटिव वाली जो है वो आपस में कनेक्टेड कर रखी हैं। तो पॉजिटिव वाला टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव वाला टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ये कॉम्बिनेशन पैरेलल है। और यहाँ पे C इक्विवेलेंट अगर बताया जाता है तो क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरीके से प्रोजेक्ट बन जाता है। यहाँ पे C इक्विवेलेंट जो है वो C लार्जेस्ट जो है, C सबसे बड़ा जो है, C ग्रेटेस्ट जो है उससे भी बड़ा होता है, ये बात आपको पता है। और इक्विवेलेंट C की बात करते हैं तो वो आंसर कितना हो जाता है, NC हो जाता है। इक्विवेलेंट वाला जो आंसर है सर वो किसके बराबर है, N मल्टीप्लाई बाई C के। ये NC होता है, ये C डिवाइडेड बाई N होता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये सीरीज के लिए और वो आंसर किसके लिए है, पैरेलल के लिए। ये काम जो आपने करा। नेक्स्ट जो चीजें हैं वो यहाँ पे हमारे पास क्या बनती हैं, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनमें पता नहीं चल पाता है कि कॉम्बिनेशन जो है वो कौन सा है। उस टाइम पे चीजें जो है वो आपने कैसे चलानी है उन पे ध्यान दें। कि एक जो एंड है उसका नाम ए दे रखा होगा, एक जो एंड है वो आपको क्या पता है कि वो एंड जो है वो कौन सा दे रखा है, बी एंड आपको दे रखा है। आपने करना क्या है इस टाइप के सवाल में, ये ए है वो बी है, इसमें क्या करना है कि ये जो है एक प्लेट जो है उसको पॉजिटिव मान लेते हैं और एक जो प्लेट है उसको क्या मान लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी ये वाली प्लेट जो है ये कैसी है, पॉजिटिव वाली प्लेट है। ये जो है यहां से देखेंगे तो ये कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव वाली प्लेट है। ये नेगेटिव वाली है तो यहाँ पे ये नेगेटिव वाली है तो ये कैसा है, नेगेटिव है। अब हमें क्या पता है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट के बीच में कैपेसिटी जो है स्टोर होती है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में एक कैपेसिटी, पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में एक कैपेसिटी। तो एक कैपेसिटी यहाँ पे है और एक जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे। अब प्लेट कौन सी कॉमन है, नेगेटिव से नेगेटिव को कनेक्ट कर रखा है, नेगेटिव से नेगेटिव को कनेक्ट कर रखा है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो C इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 करा तो एक C, दूसरा C, और C प्लस C करा तो आंसर कितना हो गया, 2C। ये चीजें जो है ना वो हमने बना ली और इसको अगर हम सोल्व करके लिखते हैं तो 2C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D के बराबर है। C की वैल्यू अगर निकालूंगा तो C की वैल्यू किसके बराबर है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। ये डाटा जो है सर वो हमारे पास चलता है। नेक्स्ट जो काम है उस पे चीजें जो है वो कैसे चलाएंगे, उस पे ध्यान अगर देना है तो वो काम जो है वो हमारे पास क्या है। ऐसे ही अगर हम काम करेंगे तो चीजें जो हैं इस तरीके से कॉम्बिनेशन जो है वो हमें दिखा रखा है, मतलब ये स्पेस इक्वल साइज स्पेस इनके बीच में है। ये जो प्लेट है ये क्या नाम दे दिया, ए। ये वाली जो प्लेट है इसको क्या नाम दे दिया, बी। एक प्लेट ए है, दूसरे वाली प्लेट बी है। ए वाली जो है उसको नाम क्या दे दिया, पॉजिटिव। तो ये वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिव होगी, ये वाली प्लेट जो है ये भी कैसी होगी, पॉजिटिव। बी वाली को नेगेटिव दिया तो ये नेगेटिव और ये भी कैसा, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव में एक कैपेसिटी होती है सी। ये तो दोनों ही नेगेटिव वाले हैं तो यहाँ कोई कैपेसिटी नहीं होगी, क्योंकि कैपेसिटी जो स्टोर होगी वो कहाँ होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। ये पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे भी एक कैपेसिटी जो है वो कितनी होगी, सी। ये दो जगह कैपेसिटी मिलेगी। यहाँ पे जो है यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, प्लेट कौन सी कॉमन है, नेगेटिव वाली प्लेट कॉमन है। तो सी इक्विवेलेंट दोबारा से अगर निकालना होगा तो C प्लस सी, और C प्लस सी आंसर करा तो कितना, 2C। और हर एक का अगर एरिया A है, सेपरेशन D है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D के बराबर। इस तरीके से काम हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में अगर हम काम करें तो चीजें जो है सर वो कैसी हो सकती हैं, इसी बेसिस पे और सवाल अगर मैं लगाने की कोशिश करूं तो चीजें जो हमने बनानी क्या कुछ है। ये काम जो है ना वो हमने कर लिया। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो ये जो एक प्लेट ए है, ये वाली जो प्लेट है, ये प्लेट जो है ये कौन सी होगी, बी। हमारे पास एक प्लेट ए है, दूसरी प्लेट बी है। ये वाली प्लेट जो इसको नाम क्या दे दिया, पॉजिटिव। ये वाली जो प्लेट है इसको नाम क्या दे दिया, नेगेटिव। इस तरीके से काम करा। तो पॉजिटिव वाली है तो ये नाम कैसा हो गया, पॉजिटिव।
ये वाली पॉजिटिव थी तो ये भी नाम कैसा हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाली है तो ऊपर नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये भी कैसा हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक कैपेसिटी, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में दूसरी कैपेसिटी, ये वाली कैसी थी पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में तीसरी कैपेसिटी। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि कैपेसिटी जो है या कैपेसिटेंस जो होगा वो कब होगा, जब एक प्लेट पॉजिटिव दूसरी कैसी होगी नेगेटिव। ये गैप्स नहीं देखने हैं आपने, यहाँ पे देखो तो ये दोनों प्लेट नेगेटिव नेगेटिव की है, कोई कैपेसिटी नहीं होगी। यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो हर जगह कैपेसिटी जो है ना वो बन रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो नेगेटिव वाली प्लेट कॉमन है, यहाँ पे पॉजिटिव कॉमन है, मतलब नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है। तो इस तरीके से काम जो है वो अगर आपने करना है तो चीजें जो है वो कैसे बन रही होंगी उस पर ध्यान देंगे। कंसेप्ट जो है वो क्या करना है, सी इक्विवेलेंट, तीनों का सी अगर निकालना है तो सी प्लस सी प्लस सी, और इस तरीके से आंसर कर दिया तो ये आंसर किसके बराबर है 3C के बराबर है। ठीक है, 3C के बराबर ये आंसर जो है ना वो बन रहा हुआ है। ऐसे ही आपने इनके कॉम्बिनेशन सोल्व करने हैं, वो मैं रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलवाऊंगा, सेम काम हम किसके लिए कर देंगे कैपेसिटेंस के लिए कर लेंगे। वो चीजें जो है ना वो वहां पे हम डिस्कस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, अगर हम थोड़े से फॉर्मूले जो है वो जानना चाहें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चीजें जो है सर वो कैसे चलती हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो फॉर्मूला है उसको जानना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे लिखा जाता है, V लेटर से लिखा जाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V जो है सर वो हमारे पास क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज, मतलब कि पोटेंशियल के बारे में अगर मैं बात करूं तो वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, सभी के अंदर पोटेंशियल है कि सभी जो है वो नीट क्रैक कर जाएंगे। बात नंबर एक, पोटेंशियल तो था लेकिन क्या सभी का नीट क्रैक होगा, नहीं होगा। किसका होगा, जो क्या करेगा वर्क करेगा। तो पोटेंशियल इज अ टर्म रिलेटेड टू वर्क, जो बच्चा मेहनत कर रहा होगा उसका क्रैक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है, मेहनत भी कहां करनी है, मेहनत भी करनी है पीसीबी में, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पेपर्स जो हैं 11th 12th के वो आपने करने पड़ेंगे अच्छे से। तो काम दो हमारे पास है, पोटेंशियल इज अ टर्म रिलेटेड टू वर्क, और वर्क भी क्या करना है, वर्क भी करना है फील्ड के अंदर। कैसे, कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, मेहनत करके उसको कहां लाना है, दिमाग के अंदर। फील्ड के बाहर कोई चीज पड़ी है, चार्ज फील्ड के बाहर है, फील्ड को चार्ज को फील्ड के अंदर लेकर जाना है, उसके लिए जो वर्क करना पड़ता है उसको पोटेंशियल कहते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। वर्क डन को चार्ज से डिवाइड करते हैं। अब वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन किस में होता है, जूल में, चार्ज किस में होता है, कूलम में। और इस जूल पर कूलम को सर हम नाम क्या दे देते हैं, वोल्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, हालांकि पोटेंशियल खाली कोई चीज नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमेशा। लेकिन अगर वर्ड पोटेंशियल लिया जाएगा तो इसका मतलब सेकंड जो पॉइंट है वो इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, 0। ठीक है, वोल्ट बन गया, जूल के हिसाब से इसको लिखता हूं तो ये क्या बन जाता है, M1 L2 और T-2 डिवाइडेड बाई कूलम। कूलम की वजह से ये कितना हो गया 80। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये प्रोजेक्ट क्या बन जाएगा, M1 L2 T-3 और A-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया, पोटेंशियल का। पोटेंशियल पता चल गया, इसके एसआई यूनिट पता चल गई, फॉर्मूला पता चल गया, ये बातें जो हैं वो हमें पता है। नेक्स्ट जो काम है वो हम यहाँ पे जब वर्क डन निकालते हैं, ये जो है हमारे पास एक चार्ज है Q, यहाँ पे एक चार्ज जो पड़ा है वो कितना पड़ा है, Q0 पड़ा है। उसको इनफाइनाइट से उठा के फील्ड के जब अंदर लाते हैं किसी डिस्टेंस कितने पे, R पे, तो ये जो वर्क डन का फॉर्मूला आता है, वर्क डन का फॉर्मूला सर यहाँ पे हमारे पास आता है Q0 और डिवाइडेड बाई कितना है R। ये वर्क डन का फॉर्मूला आता है, तो पोटेंशियल यहाँ पे बताया जाएगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बनता है वर्क डन डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज, पर यूनिट चार्ज में हम निकालते हैं। तो वर्क डन को लिखा Q0 डिवाइडेड बाई कितना है R, इनटू में कितना है Q0 से Q0 कट जाएगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया KQ डिवाइडेड बाई R। पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ बाई R। ये जो वर्ड है पोटेंशियल है। पोटेंशियल कब निकाला जा रहा है, जब दूसरा पॉइंट जो वो कहां माना गया है, इनफाइनाइट पे। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो किसके बारे में काम अगर मैं करूं, वर्ड जो है वो अगर मैं देखना चाहूं, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे बताना है तो पोटेंशियल डिफरेंस dV जो है वो मैं फाइनल करता हूं कैसे, फाइनल पोटेंशियल माइनस का इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल को लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई R फाइनल, माइनस में इनिशियल वाले की बात करूंगा तो KQ डिवाइडेड बाई R इनिशियल। ये जो वर्ड है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dV आपके पास आ गया। ठीक है, तो dV चेंज इन पोटेंशियल बताना है, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या है, KQ बाई R फाइनल माइनस KQ डिवाइडेड बाई R इनिशियल। ये काम जो है वो हमने कर लिया। इस तरीके से काम वो आपने देख लिया। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो हमारे पास आ गया चेंज इन पोटेंशियल का। ये बातें जो है सर वो हमें पता है। फिर
पोटेंशियल बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ बताना है? बात नंबर 1 अगर मैं काम करता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने बताना है कि वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या बनेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है और इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ये आपका सवाल है। तो पहला पॉइंट जो है वो हमने ले लिया एक्सियल पॉइंट। तो जब हम, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगर हम काम करते हैं, ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये चार्ज माइनस क्यू, ये चार्ज कितना प्लस क्यू, इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना 2a, सेपरेशन 2a है, माइनस क्यू एक क्या हो गया प्लस क्यू, इस तरीके से चीजें हैं। तो अगर एक्सियल पॉइंट की बात करूं तो एक्सियल वाला पॉइंट जो है सर वो हमारे पास ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट है, जिसका डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो डिस्टेंस कहां से मेजर होगा? सेंटर से। सेंटर से जो ये डिस्टेंस है सर वो किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना चाहता हूं पी पॉइंट पे, तो सर ये फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है? KP डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। इस तरीके से फॉर्मूला जो है ना वो हमारे पास होता है। क्या फॉर्मूला होता है? KP डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर। इस तरीके से फॉर्मूला हमारे पास है। ऐसे ही अगर मैं किसके बारे में बात करूंगा, इक्विटोरियल पॉइंट की बात करूं, तो इक्विटोरियल पॉइंट जो है सर, इक्विटोरियल पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो इक्विटोरियल पॉइंट का क्या मतलब है? ये जो चार्ज है ये क्या है? प्लस क्यू। ये जो चार्ज है सर ये कैसा है? माइनस क्यू। और ये सेपरेशन कितना है? 2a। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? r। इस P पॉइंट पे इक्विटोरियल पॉइंट जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है सर, पोटेंशियल एट इक्विटोरियल पॉइंट जो है सर वो किसके बराबर होता है? 0। ठीक है, हमसे लोकेशन पूछी जाती है, उस लोकेशन का नाम बताओ जहां पे फील्ड तो एग्जिस्ट करता है लेकिन पोटेंशियल कितना हो जाए? 0। तो उस वाली लोकेशन का नाम है सर, उस लोकेशन का नाम है इक्विटोरियल पॉइंट। और अगर किसी और पॉइंट पे, एनी पॉइंट पे बात करें, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बात करना चाहूं, ना तो वो इक्विटोरियल में हो ना एक्सियल में हो, मतलब स्पेशल केस ना हो, किसी भी एंगल थीटा पे अगर अवेलेबल है, मान लो यहाँ पे पॉइंट जो है ना वो अवेलेबल है ऐसे r डिस्टेंस पे और एंगल कितना है? थीटा। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल बताया जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाता है सर KP कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ये फॉर्मूला जो है ना सर उस पॉइंट के लिए बन जाता है। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? KP कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। इस तरीके से काम हमने करना होता है। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में डिस्टेंस भी जाना है, मतलब रिलेशन जाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में E, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर है? E बराबर है माइनस का dV डिवाइडेड बाई dr के। कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बताना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है माइनस का dV डिवाइडेड बाई dr। इस तरीके से काम मुझे करना है कि E जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर है किसके बराबर है? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। बराबर है किसके? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है। ये चीज जो है वो आपने जानी। अगली जो बात है, ई पता चल गया माइनस का dV बाई dr। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम पार्शियल डेरिवेटिव में लिखे तो हम लिखते हैं माइनस करली v बाई करली x ऑफ i कैप माइनस करली v बाई करली y ऑफ j कैप और माइनस करली v बाई करली z ऑफ k कैप। इस तरीके से काम जो है ना उसको भी हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है उसको पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म में ऐसे लिखते हैं। क्या मतलब है सर इस बात का? इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मान लो पोटेंशियल है वो क्या दिखा रखा है आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो दिखा रखा है 4xy प्लस 3z का स्क्वायर। ऐसे करके पोटेंशियल जो है ना वो आपको दिखा रखा है। पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? 4xy प्लस 3z स्क्वायर। अब करली का मतलब होता है जिसके, करली का मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है जिसके रिस्पेक्ट में कहा है बस वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। तो मान लो इस वैल्यू को मैं निकालना चाहूंगा तो ये काम जो है वो हमने करना क्या है? इस वैल्यू को अगर मैं लिखूं तो ई वेक्टर अगर मुझे बताना है तो माइनस तो चलो मैं कॉमन ले लेता हूं, तो करली बाई करली एक्स ऑफ वी। वी की जगह जो प्रोजेक्ट है वो मेरे पास क्या है? 4xy प्लस कितना है? 3z का स्क्वायर है, प्लस माइनस क्योंकि बाहर ले चुका हूं तो करली बाई करली y और यहाँ पे v को अगर लिखूंगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 4xy और प्लस कितना हो गया? 3z का स्क्वायर हमारे पास हो गया, प्लस यहाँ पे बात करता हूं तो ये काम क्या हो गया? करली बाई करली z ऑफ v की जगह अब कितना है? 4xy और प्लस में कितना है? 3z का स्क्वायर।
ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जो है ये माइनस बाहर कर लिया, ये एक्स वाला जो है इसके साथ क्या लगाना है आई कैप, वाई वाला जो है उसके साथ क्या लगाना है जे कैप, और ये वाला जो है इसके साथ क्या लगाना है के कैप। ये काम मैंने कर लिया। अब माइनस को तो माइनस ही रखा, करली बाई करली एक्स, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं करता हूं, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं करूं तो चीजें क्या हो जाएंगी सर, एक्स जो है उसको छोड़ के सब कांस्टेंट है, तो 4y तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव करूंगा तो कितना हो गया 1, 4y कांस्टेंट था बाहर, x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, z तो वेरिएबल है ही नहीं इसके लिए तो उसको क्या कर दिया 0, ऑफ क्या हो गया आई कैप प्लस। अब यहाँ पे y वेरिएबल है, y वेरिएबल है तो ये तो z स्क्वायर का तो कितना ही हो जाएगा 0, जैसे यहाँ पे भी z स्क्वायर वाले का कितना हो गया था 0। अब इसमें y छोड़ दो, y छोड़ दिया तो क्या बचा हुआ है 4x बचा हुआ है, ये 4x है, y का डेरिवेटिव जो है वो कितना हो गया 1, और इनटू में कितना हो गया j कैप। यहाँ पे z वेरिएबल है तो एक्स वाई वाला कंसेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो गया, 3 तो एज इट इज है, और z स्क्वायर का करूंगा तो कितना हो गया 2z, और इनटू में कितना हो गया k कैप। ये आंसर जो है सर वो किसके लिए आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। आपको पॉइंट्स देगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू देगा, मान लो एक्स वाई जेड सभी की वैल्यू जो है, ये आंसर कितना आ गया माइनस ऑफ 4y आई कैप। यहाँ पे जो काम है वो क्या हो गया 4x j कैप, और अगर मैं काम करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 6z k कैप। इस तरीके से काम है। मान लो किस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट पे निकालना है 1 1 1 पे, तो एक्स वाई जेड तीनों की जगह क्या रख दो 1 रख दो, तो ये आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 4i कैप 4j कैप और 6z 6k कैप। ये आंसर किसका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके बारे में ये बातें जो हैं वो आपको पता चल चुकी हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है माइनस dv बाई डी आर। पार्शियल डिफरेंशिएशन में चलना है, हम ऐसे चलते हैं, ये वैल्यूज इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो काम आता है हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगला जो काम करना है दैट इज योर ईपीएस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में काम करेंगे। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहे सेम रहे, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है, क्या कहलाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाता है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एक सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहे उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। पोटेंशियल अगर सेम है तो v की वैल्यू जो है सर हर पॉइंट पे क्या रहेगी सेम रहेगी। v की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम रहेगी का क्या मतलब है, जैसे कि एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके जितने भी ये पॉइंट्स होंगे, सरफेस के जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे पोटेंशियल जो है सर वो क्या रहता है सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहेगा। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, कोई वर्क जो है वो नहीं करना पड़ेगा। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में कोई वर्क आपको नहीं करना पड़ता। मतलब कि वर्क डन बाई चार्ज, और वर्क डन बाई चार्ज को अगर मैं लिखूं तो वो क्या लिखा जाता है फाइनल पोटेंशियल माइनस का इनिशियल पोटेंशियल। ये लिखा जाता है कि वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज को लिखा जाए तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। और क्योंकि इक्वी पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल हर जगह क्या है सेम, दोनों जगह पोटेंशियल सेम है तो v माइनस वी, और v माइनस वी कितना है 0, और v माइनस वी अगर 0 है तो वर्क डन की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर आ गई 0। पहली जो बात पता चली कि एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे चार्ज जब मूव करता है तो कोई भी वर्क जो है वो नहीं लगता है। बात नंबर 1 पता है। बात नंबर 2 अगर हम करना चाहें तो बात नंबर 2 जो है सर वो हमें क्या पता है कि नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट। दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो हैं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगली बात ये पता है क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अलग अलग वैल्यूज आएंगे और अलग अलग वैल्यू सरफेस पे हो नहीं सकती क्योंकि पोटेंशियल जो है वो हर जगह क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट जो बात है अगली अगर हम बात करें तो दे आर क्लोजर इन रीजन ऑफ स्ट्रोंगर फील्ड। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंग होगा
वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास आ जाते हैं, क्योंकि आपको क्या पता है E इज इक्वल्स टू माइनस का dv बाई dr। तो जहां पे फील्ड स्ट्रोंग होगा वहां पे सेपरेशन जो है सर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उन पे वर्क डन जो है वो कितना होता है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है, वर्क डन 0 है। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, और जहां पे फील्ड स्ट्रोंगर होता है वहां पे गैप जो है सर वो कितना हो जाता है, 0। और बात नंबर 4 कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बात जो है सर वो हमारे पास बनती है। ठीक है, नेक्स्ट जो काम है उसको अगर हम देखें तो दैट इज योर, अगला जो प्रोग्राम है वो किसका होगा सर, उसके बारे में अगर हम काम करते हैं तो वो चीजें जो हैं वो आपने क्या करनी है, वो बातें हमारे पास हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, आप चार्जेस की कॉम्बिनेशन को बनाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम काम कर रहे होंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी, इट इज डिनोटेड बाय लेटर यू, इसको हम यू लेटर से जो है वो लिख रहे होते हैं। कंसेप्ट बनाना कैसे है उस बात पे ध्यान देंगे कि आप चार्जेस की एक अरेंजमेंट बनाएंगे तो सबसे पहले जिस चार्ज को लाओगे सर उसका वर्क डन कितना है, 0। क्लासरूम में बच्चों को असेंबल करना है, ठीक है, इसी तरीके से चार्जेस को असेंबल करना है तो सबसे पहला जो बच्चा आएगा वो पूरी क्लासरूम में कहीं बैठ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, तो उसका वर्क डन कितना है, 0। अब जो दूसरे वाले को लेकर आओगे तो चार्ज नंबर तो दूसरा आया है, लेकिन वो पोटेंशियल उस पर इफेक्ट जो है वो पहले वाले की सीट पे नहीं बैठ पाएगा, और अगर वो पहले की सीट पे नहीं बैठ पाएगा तो उस पर इफेक्ट है किसका, पहले वाले का। तो Q2 इंटू में कितना हो जाएगा, V1। और इसको अगर लिखना चाहेंगे तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 1 और 2 के चार्ज डिवाइडेड बाई उनके बीच का डिस्टेंस। अब तीसरे वाले को जब लाओगे तो तीसरे वाला जो आएगा सर उस पे पोटेंशियल किसका होगा, पहले वाले का, ना तो वो पहले की सीट पे बैठेगा। तीसरे वाला जो आएगा उस पे पोटेंशियल किसका होगा, दूसरे वाले का, ना वो दूसरे वाले की सीट पे बैठेगा। तो Q3 इसको अगर लिखना चाहूंगा तो ये क्या हो गया, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, R13 हो गया। इसी तरीके से इसको लिखूंगा तो K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई उनके बीच का डिस्टेंस लिखूंगा तो वो कितना हो जाएगा, R23। इस तरीके से चीजें जो है ना सर वो हमने बना ली कि ये जो है वर्क डन इसके वाले का तो कितना हो गया, 0। ये निकालना है तो K Q1 Q2 बाई R12। इसकी बात करूंगा तो थर्ड वाला आया है उस पे पहले का पोटेंशियल, थर्ड वाला आया है उस पे दूसरे वाले का पोटेंशियल। इस तरीके से चीजें जो है वो हमने बनाई, तो पहले का, दूसरे का, तीसरे का ये वर्क डन जो है वो आप निकाल पाएंगे। ठीक है, यही असेंबली जो है वो आपकी लास्ट तक चलती रहेगी। इस तरीके का काम जो है वो आपने करना है। इनके बेसिस पे हमने PYQs और बहुत सारे सवाल जो है वो लगाने हैं, इस पे आपने ध्यान देना है। और कोई टॉपिक जो है अगर बीच में इन्वॉल्व होता हुआ तो वो हम क्वेश्चन के साथ ही जो है डिस्कस कर रहे होंगे, कर लेंगे इस कंसेप्ट को। अब हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट, ये दो टॉपिक्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से बचते हैं। 12th की पूरी फिजिक्स फिर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कर लेंगे इस काम को, कोई दिक्कत आती है पूछ लेंगे।